ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कहानी कुर्सी की के इस हिस्से में कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर हम बात करेंगे। ईरान और अमेरिका में डील तो हो गई है, लेकिन ये कितना सस्टेन करेगी इस पर सबकी निगाहें हैं। शुक्रवार को जो हुआ उसने पूरी दुनिया को फिर से चिंता में डाल दिया, क्योंकि बमबारी हॉर्मूज पर हुई। यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान की ड्रोन और मिसाइल फैसिलिटी पर बम बरसाए। ईरान ने इसे सीजफायर वायलेशन बताया, जबकि सेंट्रल कमांड ने कहा कि ये ईरान के हमले का जवाब था। दावा किया गया कि ईरान ने सिंगापुर की एक शिप पर ड्रोन से हमले किए, जिसके बाद अमेरिका ने जवाबी हमला किया। 25 जून को हॉर्मूज पार करते वक्त शिप पर यह हमला हुआ, जबकि ईरान ने इस हमले से इनकार किया। IRGC ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के तटीय इलाकों पर हमला किया, जिसके बाद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरानी सेना ने चेतावनी दे दी, कहा कि अगर अमेरिका आगे हमला करता है तो फिर जवाब भीषण होगा। इधर ट्रंप ने कहा कि ईरान ने शिप को निशाना बनाया तो अमेरिकी सेना जवाबी कार्रवाई तो करेगी ही। You said that Iran violated the ceasefire. Will they face any consequences? Well, you'll find out. Do you consider the ceasefire to still be in place? I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3, at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship. And it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out. एक जानकारी आपको और दे दूं, यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हुए हमले की जानकारी साझा की है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस ने भी इसका समर्थन किया। उन्होंने सेंटकॉम का पोस्ट रीट्वीट करते हुए लिखा, अगर ईरान को MOU की किसी शर्त से दिक्कत है तो कम से कम फोन पर बात कर लें, संशय दूर कर लिया जाएगा, लेकिन हिंसा का जवाब तो हिंसा से ही दिया जाएगा। तो ये पोस्ट JD वैंस की आपके सामने है। तो हर्षवर्धन जी, ये चर्चा एक तरफ चल रही है, डायलॉग हो रहा है, IRGC ने हमला किया, अमेरिका ने जवाबी हमला किया, ऐसे तो फिर सीज फायर हुआ ही नहीं। निश्चित तौर पर, और मुझे लगता है कि ये अमेरिका के पार्ट पर अब सारी गड़बड़ दिख रही है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है जिस तरह की स्थितियां हैं, और बार बार हम लोग इसको कह भी रहे हैं कि ऐसी तो कभी कोई मतलब युद्ध विराम की ऐसी स्थिति बनती नहीं। कम से कम किसी एक दूसरे पर हमला करने की नौबत तो समाप्त हो जानी चाहिए। दूसरा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 की जो एक्सटेंडेड मीटिंग थी उसमें जो बात कही थी उसको ध्यान रखना चाहिए। वो तो सामान्य लोग होते हैं ना, जो नाविक होते हैं, जो जहाज लेकर कहीं जा रहे होते हैं, और ये भी जरूरी नहीं होता है कि वो किस देश का जहाज है, किस देश के लोग हैं। सबसे ज्यादा चूंकि हमारे लोग बहुत ज्यादा हैं और उनके ऊपर हमला हो जाता है। ऐसे में बड़ा साफ दिखता है कि आपके अहंकार, आपके ईगो की वजह से दुनिया का, जिसका कोई लेना देना नहीं है, एक नाविक चला जा रहा है, कार्गो शिप है, मिलिट्री से उसका कोई लेना देना नहीं है, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि आप जो डील कर रहे हैं आप खुद अभी कंफ्यूज हैं। और जिसको बार बार कहा जाता है ना कि उनका ईगो ट्रंप का इतना बड़ा है कि वो कहते हैं कि सब कुछ हमारे ही हिस्से आना चाहिए, जबकि वो आता दिख नहीं रहा है। तो शायद उसकी प्रतिक्रिया में ये सब होता दिख रहा है। और अमेरिकी सेंट्रल कमांड को अब ये समझ लेना चाहिए कि ठीक है, वो बड़े ताकतवर हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो छोटा सा हिस्सा जो था उस पर तो IRGC से पार वो नहीं पा पाए। ये एक तथ्य है जो दुनिया जानती है। ईरान में डील डन हो रही है, फिर भी रणभेरी बज रही है। बार बार हम लोग बहुत उम्मीद से रहते हैं। हम पिछले 15 दिन से 1 महीने से इस पर बात कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि इनके साथ, ट्रंप साहब के साथ डील को इतना आसानी से डन समझना बहुत मुश्किल काम है। और वो तो वैसे भी बहुत मूड, अभी आपने अमेरिका का जवाब बताया कि वो फ़ोन कर सकते थे ईरान, हिंसा का जवाब तो हिंसा से दिया जाएगा। तो हिंसा से पहले भी तो फ़ोन ये भी तो कर सकते थे, भाई ये हिंसा हुई है, इसका क्या मायने है, क्या नहीं है, ऐसा भी तो होता है। यदि कोई डील चल रही है, कोई समझौते की बात चल रही है, तो कोई बात होती है तो उसका आप खुद भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि भाई ये क्या हुआ और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, या इसके क्या मायने हैं। वो अपनी सफाई भी देते हैं। और कानून में एक शब्द बहुत अच्छे से काम में लिया जाता है, वो है बेनिफिट ऑफ डाउट। बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो हमेशा नी जर्क रिएक्शन को रोकता है, क्योंकि जब आप बेनिफिट ऑफ डाउट करते हैं तो फिर आप फोन करेंगे कि भाई ये कहीं आपसे हुआ क्या, वो कहेंगे नहीं हमारे से नहीं हुआ, या हुआ तो ये गलती से हो गया, इसकी पहचान कई बार मिस आइडेंटिटी का मामला होता है, बहुत सारी बातें। लेकिन वो जो उनका ईगो है ट्रंप साहब का, और ईगो रोज हर्ट होता है क्योंकि वो अपने मन की नहीं कर पा रहे, इसलिए कुछ ना कुछ रिएक्शंस, कुछ ना कुछ बात लगातार चलती रहती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जब तक ये वो एक मतलब कहना चाहिए कि कहावत यहाँ चलती रहती है, जब तक चालीसा ना हो जाए ना तब तक उनकी डील को पूरा नहीं मानना चाहिए। वो स्थिति उनकी है। ठीक, इस पर समीर जी आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये जो पूरा अमेरिका ने जिस तरीके से कहा कि डील साइन हो गई है, जिस तरीके से
ट्रम्प के सामने पूरी डील साइन हुई और ट्रम्प बड़े खुशी से चिल्ला रहे थे कि देखो मैंने कर दिखाया। और उसके बाद अब ये घटना आ रही है कि भाई ईरान ने सिंगापुर के एक शिप पर हमला कर दिया, जवाब में अमेरिका ने ईरान पे किया। अमेरिका और ईरान का फिर जिस तरह से शुरू हो गया, इसराइल तो यही चाह रहा था ना, इसराइल यही चाह रहा था कि भाई जिस तरीके से मुझे बाहर रखकर अमेरिका ने पूरा किया है मामले को लेकर, अब ये वापिस हो गया। और इसराइल कहेगा देखो, ट्रम्प से कहेगा आपसे मैं कह रहा था कि ये लातों के भूते बातों से नहीं मानते ईरान के लोग, इनको निपटाना ही पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि अब वो दिशा की ओर फिर वापस जा रहा है पूरा मामले को लेकर। अब मुझे एक गंभीर समस्या नजर आ रही है कि अब ईरान ने कह दिया है कि इसका खामियाजा अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा और बाकी देशों को भुगतना पड़ेगा। अब वो ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम फिर बंद कर देंगे। तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी 4 दिन पहले खुला था, क्या फिर वो बंद हो जाएगा? फिर वहां से हवाई जहाज रुक जाएगी, फिर अमेरिका हमला करेगा, फिर ईरान यूएई और बाकी जो देश उन पे हमला करेगा, फिर कतर मदरसा की भूमिका में आएगा, फिर पाकिस्तान के सेना प्रमुख ईरान और अमेरिका का दौरा करेंगे, फिर वही चलेगा जो पिछले 6 महीने से लगातार नहीं, वहां तक तो नहीं कहेंगे कि हम स्विट्जरलैंड की तरह हो जाएंगे, हमारी प्रति व्यक्ति आय बहुत बढ़ जाएगी, हम अमीर देश हो जाएंगे, ये भी सब आएगा। बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि अब वापस उस दिशा की नहीं जाना चाहिए। बड़ी मुश्किल से शांति समझौता हुआ है, मामला रुका है, बातचीत से होना चाहिए। ट्रम्प साहब को मुझे लगता है थोड़ा धैर्य दिखाना चाहिए। ईरान भले हड़बड़ी में हो, ट्रम्प साहब को लगता है तो अब थोड़ा धैर्य दिखाए, बातचीत करे, लगे तो अपने वहां अधिक प्रतिनिधि को भेजे, कुछ भी करे। लेकिन इस तरीके से अगर ट्रम्प करेंगे तो मुझे लग रहा है ये फिर मामला वहां जाएगा। और अब अगर ये युद्ध शुरू होता है, सर ये कहना अभी थोड़ा मुझे लगता है जल्दबाजी नहीं होगी कि ये मामला फिर वहीं चला जाएगा, क्योंकि बहुत बुरी शुरुआत ऐसी ही होती है ना, शुरुआत ऐसी ही होती है। एक बार ट्रस्ट खत्म हो गया, आप हमला शुरू कर दो, फिर इसमें मैं लेबनान का इशू ले आती हूँ सर, क्योंकि में घी इजराइल डालने का काम करेगा, मामला बढ़ेगा, इसलिए मैं लेबनान ले आती हूँ सर। लेबनान का मुद्दा, घी और डलेगा। लेबनान का मुद्दा ईरान और अमेरिका की डील पर एक ग्रहण जैसा है। ईरान लेबनान के मुद्दे पर टस से मस नहीं होगा, लिहाजा इजराइल को रोकना ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती थी। इस बीच वॉशिंगटन से एक अच्छी खबर आई, जब इजराइल और लेबनान ने जंग रोकने का समझौता कर लिया, इस डील पर अमेरिका ने भी साइन किया। विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर हुए। रूबियो ने कहा कि यह मजबूत कदम है जिससे लेबनान में शांति आएगी, इजराइल के हितों की भी अनदेखी नहीं होगी, दोनों देश अपनी संप्रभुता की रक्षा करते रहेंगे। पीस डील साइन करने के बाद इजराइल के राजदूत ने एक दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि लेबनान और इजराइल की इस डील से ईरान और हिजबुल्लाह आउट है। आपको दोनों देशों के राजदूतों का बयान आप सुनाते हैं। The trilateral framework we signed today is a first step on the road to restoring Lebanese sovereignty and territorial integrity, securing a permanent and final cessation of hostilities, enabling our people to go back to their land, and allowing all Lebanese to live in peace, security, and prosperity. This was a long and difficult meeting. We are grateful to the hosts and to the two delegations for their cooperation during these talks. We've put the train back on the tracks, and it's running in the right direction. Final destination? Peace between our two countries. Real peace, where both countries will live in security, where Israel's and Lebanon's sovereignty will be respected, honored, and protected. In this performance-based trilateral framework agreement, Iran is out, Hezbollah is out, and the road to peace between Israel and Lebanon is in. रागी जी, लेबनान को लेकर कोई फाइनल सौदा, इस पे इजराइल का पक्ष, ईरान का पक्ष और अमेरिका ईरान तो साथ हैं ही, इजराइल ही है जो भड़का हुआ है। देखिए, दो मुद्दे अभी निकल करके आए। एक तो जो अमेरिका ने अटैक किया है उनके ड्रोन और मिसाइल सेंटर पर, वो तो अमेरिका को पता है, अमेरिका का कहना है कि भाई जहाज पर, सिंगापुर जा रहे जहाज पर ड्रोन हमला हुआ, जिसको अमेरिकी सेना ने उसको इंटरसेप्ट किया बीच में। यदि वो इंटरसेप्ट नहीं करता तो जहाज पर गिरते और जहाज तबाह हो जाता। तो ये कहना बड़ा मुझे लगता है अनुचित होगा कि अमेरिका को पता नहीं है कि कहाँ से ये मिसाइलें आई और कहाँ से ड्रोन आ रही, क्योंकि जब इंटरसेप्ट करते हैं तो आपको पता भी होता है, सोर्स भी पता आता है कि कहाँ से निकल करके आ रही हैं, और उसी के रिस्पॉन्स में अमेरिका में अटैक किया। तो इसमें हम ट्रंप को दोष देने के न दे करके हम बेहतर हो कि ईरान इसमें दोषी है,
कि उसने एक कार्गो शिप पर अटैक किया, कारण चाहे जो कुछ भी रहा हो। एक दूसरी बात, जो पैरेलल जो अमेरिका में मीटिंग चल रही थी उसमें लेबनान की संप्रभुता की रक्षा करने की बात की गई है, लेकिन बाद में इजराइल के अच्छा इस जो पीस डील हुआ है वो ट्राइलैटरल है जिसमें अमेरिका ने भी सिग्नेचर किया है और उसमें हिजबुल्ला और ईरान को बाहर करके रखा है। तो लेबनान और इजराइल के बीच तो संबंध पहले से बेहतर बनाने की बात चल रही थी और वो पहले से थे। जो रियल वहां पर विलन के तौर पर से अभी भी मना कर दिया है। ट्राइलेटरल ये में सिर्फ इतनी बात लिखी हुई है कि उस पर डिस्कशन होगा, ये नहीं हुआ है कि वो हट जाएगा, यानी कि कुछ मीलों वो पीछे हटेगा, इस पर डिस्कशन होना है। यानी कितना हटेगा, कल जाकर के क्या निगोशिएशन होगा, ये उसका अभी कोई स्पष्ट रूपरेखा हमारे सामने नहीं है, कोई मैप नहीं है। सिर्फ इसमें इतना है कि साउथ लेबनान से इजराइल की सेनाएं हटेंगी। अब 2000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा करके रखा है जिसे वो बफर जोन की तरह, तो क्या 2000 स्क्वायर किलोमीटर वो इजराइल खाली कर देगा? इजराइल के एम्बेसडर का मत बहुत साफ है। मीटिंग के बाद उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम ये नहीं करने जा रहे हैं, जहां पर है वहां पर रहेगा, हम बफर जोन में देखते हैं कि क्या हम कंसीड कर सकते हैं, इस पर डिस्कशन होना शेष है। तो मुझे लगता है कि ये इस बात पर निर्भर करता है साउथ लेबनान में बमबारी कि हिजबुल्ला इसको कैसे रिएक्ट करता है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसको तो दुनिया के इस तरह से देखना चाहिए। हम बार बार ये बात करते हैं और नेतन्याहू को कई बार ऐसा है वॉर मंगर इस तरह से कहा जाता है, लेकिन अगर उस हिस्से को देखें तो वो तो इजराइल के लिहाज से वो आतंकवादी क्षेत्र है ना, वहां पर आतंकवादी पल रहे हैं और अगर वहां से आतंकवादी के जो कहे कि हमले की उनके नागरिकों पर है तो वो तो बचाव करेंगे। अमेरिका तो दूर बैठा हुआ, अमेरिका को क्या लेना देना है उससे। और लेबनान की जो एक तरह से कहें कि वहां की जो गवर्नमेंट है, एक तरह से कहें जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, वो भी हिजबुल्लाह से त्रस्त है। तो इस डील को जरा यूं भी समझना चाहिए कि लेबनान और इजराइल के बीच झगड़ा नहीं है, झगड़ा इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच है। हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर या कहें कि उनके हिसाब से चरमपंथी कह दें, मिलिटेंट कह दें, लेकिन वो उस तरह से इजराइल के हितों के खिलाफ काम कर रहा है और इजराइल को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार। बेंजामिन नेतन्याहू का बयान है इस पर। इजराइल और लेबनान की डील हुई तो नेतन्याहू का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि ईरान के लिए यह डील किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि डील के मुताबिक इजराइल साउथ लेबनान में बना रहेगा, जबकि ईरान हमें यहां से निकालने पर तुला हुआ था। הדבר החשוב ביותר הוא קודם כל שישראל נשארת ברצועת הביטחון בדרום לבנון. זה הישג גדול, ואנחנו מקיימים אותו כל עוד חיזבאללה לא פורק מנשקו, כל עוד נשקפת סכנה למדינת ישראל. זה גם מכה גדולה לאיראן. איראן מנסה לכפות עלינו נסיגה בכוח מדרום לבנון, ובעצם ישראל, לבנון וארצות הברית אומרות להם, זה לא עניינכם. אין לכם שום תפקיד בלבנון, לא לכם ולא לחיזבאללה ולא לשום ארגון טרור. तो ये जो बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं ये बात बिल्कुल ठीक है। और जो बात यहाँ पर चर्चा में भी आई है विजय जी, बात तो यही है ना, लेबनान की सरकार से इजराइल की सरकार को कोई परेशानी थोड़ी ना है। हिजबुल्लाह जो वहां पर अपनी जड़ें जमाए हुए बैठा है और ईरान की ताकत पर जो लगातार अपने सुर उठाए बैठा है, लड़ाई तो उससे है इजराइल की। लेबनान के लिए हिजबुल्लाह भी सरदर्द है, ये भी ध्यान रखिए। लेबनान के लिए भी है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो जिसमें डील हुई है उनमें झगड़ा क्या था, किस बात का झगड़ा जिस पर डील हुई है। जो लेबनान और इजराइल में मोटे तौर पे कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा है हिजबुल्लाह को लेकर, जिससे लेबनान भी परेशान है और इजराइल तो परेशान है ही। और दूसरा एक और बड़ा ईरान, ईरान और हिजबुल्लाह एक साथ है, दोनों का आपने आउट कर दिया। तो मतलब जिन लोगों के बीच में झगड़ा नहीं है उनके बीच में डील हो गई है, जिन लोगों को झगड़ा है, जिनकी वजह से झगड़ा है, उन पर कोई बात नहीं की गई है। और ईरान इसको इतनी आसानी से मानने वाले हैं कि आपने डील में अलग कर दिया कि भाई आपकी बात आप नहीं सुन रहे, आप अलग रहो। साउथ लेबनान पर जो लेकिन लेबनान में अपना हुक्म चलाने वाला ईरान कौन होता है? नहीं, ईरान कौन होता है कि नहीं, मैं तो जो प्रैक्टिकल बात है उसकी बात है। आप तो इसका लॉजिक होता है ना, फंडर है, सपोर्टर है, हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा फंडर सपोर्टर तो ये लॉजिकल बात। मैं लेबनान सरकार और उसकी बात कर रही हूं। लेकिन जब आप जिसको कहते हैं ना कि एक्सटर्नल फोर्सेज जहां हावी हो जाए तो डील भी तो उन्हीं से करनी पड़ेगी, उनसे करना है ना, वरना तो अमेरिका का क्या लेना देना है ईरान? अमेरिका का क्या लेना देना है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की कोई भूमिका होनी चाहिए क्या? नहीं होनी। मैं ये कह रहा हूँ उस डील पर
मतलब इतना भरोसा इसलिए हम नहीं कर सकते क्योंकि जिनके बीच में झगड़ा है उस पर तो बात ही नहीं हुई है। ठीक है। जिस चीज को लेकर झगड़ा हो रहा है, जिस चीज पर नाराजगी हो रही है, जिस चीज से सारी परेशानी हो रही है, उसकी चर्चा इस डील में नहीं की गई है। बाकी सब ठीक है। ठीक। इजराइल लेबनान के बीच समझौते के बाद बवाल मचा। समझौते के विरोध में हिजबुल्लाह समर्थक सड़क पर आए, जमकर बवाल काटा। सड़कों पर आगजनी हुई, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हालात को काबू में करने के लिए लेबनानी सेना को उतरना पड़ा। सेना ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह समझौता आत्मसमर्पण वाला है। दरअसल जो समझौता हुआ है उसमें इजराइल की मांग है कि शांति स्थापित करने के लिए हिजबुल्लाह को पूरी तरह हथियार छोड़ना होगा, उसके ठिकाने खत्म करने होंगे। इजराइल की शर्त के बाद लेबनान ने समझौते पर हस्ताक्षर किया और इसी को लेकर हिजबुल्लाह भड़का हुआ है। लेबनान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। हिजबुल्लाह ने चेतावनी देते हुए कहा कि वो किसी भी हालत में सरेंडर नहीं करेगा। विजय जी, ये बताएं कि लेबनान की जो बड़ी पॉपुलेशन है वो हिजबुल्लाह के साथ खड़ी है। मोटे तौर पर खड़ी है। मोटे तौर पर खड़ी है। लेकिन लेबनान जो है ना, इजराइल से भी ज्यादा परेशान है हिजबुल्लाह को लेकर। उनकी परेशानियां क्या हैं? नहीं, मतलब एक आतंकवादी संगठन या चरमपंथी संगठन वो जो जिस तरह से काम कर रहा है। अब आप देखिए ना, इस समय यदि ऐसा नहीं होता तो हिजबुल्लाह को बाहर सड़क पर उतर कर आने की क्या जरूरत है। लेकिन वो जो ताकत उसकी है, जो उसकी पीस को, उसकी इंटीग्रिटी को सब पर सवाल खड़े करता है और जो डे टू डे लाइफ है वो भी मुश्किल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लेबनान जो है हिजबुल्लाह से ज़्यादा परेशान है इजराइल के मुकाबले में। इजराइल तो तब परेशान होता है जब हिजबुल्लाह उस पर हमला कर रहा है। यहाँ तो इसको ऐसा समझ लीजिए जैसे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग एक प्रॉक्सी वॉर किए रहते थे। ठीक बात है। तो ये कमोबेश वैसा का वैसा मसला। लेबनान के लीडरशिप को तो ये भी डर है ना कि हिजबुल्लाह अगर इतना स्ट्रांग हो जाएगा उसी पर तो कल को सत्ता पलट देगा। हिजबुल्लाह वहां मेन फोर्स हो जाएगा। जो लेबनान की अभी की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो खत्म हो जाएगी। तो उनके लिए तो सबसे बड़ा यही खतरा है। कहीं ना कहीं इस समझौते में ये अंडरस्टैंडिंग है कि जैसे अभी इजराइल बमबारी कर रहा है तो हिजबुल्लाह के खिलाफ जो ऑपरेशन होगा उसमें कहीं ना कहीं लेबनीज सरकार उनको मदद करेगी और हिजबुल्लाह से मुक्ति जो है, हिजबुल्लाह को खत्म करेंगे, डिसआर्म करेंगे। इन बात पर अब कल जा करके हिजबुल्लाह यदि कोई भी कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ इजरायली आर्मी भी ऑपरेट करेगी और लेबनीज आर्मी भी ऑपरेट करेगी। मुझे मोटा मोटी समझ में निकल कर पाकिस्तान लेबनान जो आर्मी है उसके लिए बहुत मुश्किल काम है ये, वहां पर हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करना। जल्दी से पाकिस्तान की भी खबर दे दें दर्शकों को। पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ है। कई बार ये लगता है ऐसी खबरें बता के कि नकाब उनके चेहरे पे रहा ही कहां जिसे हम बेनकाब करें। लेकिन पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के भाई, उनके जनाजे में आतंकियों की पूरी टोली नजर आई। लश्कर तैयबा के आतंकी हाफिज सईद के करीबी कतार में खड़े होकर फातिहा पढ़ते हुए दिखाई दिए। लश्कर तैयबा का डिप्टी हेड सैफुल्लाह कफूरी शामिल था। 2025 के पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड ये माना जाता है। सैफुल्लाह कफूरी के अलावा इमामुर रहमान भी अंतिम यात्रा में मौजूद था, जिसे लश्कर तैयबा का राजनीतिक चेहरा कहा जाता है। ये वो खूंखार आतंकी है जो भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। अब इन लोगों का ऐसे, मैं सोच रही थी कम से कम क्रिकेटर्स, जो कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, वो आतंकियों से दूर रहते होंगे, लेकिन जनाजे में जब पूरा का पूरा टेरर कैंप ही उठकर आ जाए समीर जी, तो क्या कहा जाए? वो आपको लग रहा है कि शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में आतंकवादी नहीं आए? भाई आसिम मुनीर खुद वहाँ के आतंकवादियों के साथ मिलता है और अभी जब भारत ने हमला किया था और जो सब मारे गए थे तो उन आतंकवादियों के जनाजा में तो पुलिस वाले गए थे, आर्मी के अधिकारी गए थे उसके अंदर। तो भाई वहाँ पर तो गठजोड़ है सेना का और आतंकवादियों का। सेना उन्हें साधन संसाधन सुविधाएं देती है, आतंकवादी को ट्रेन करती है। वो अरविंद केजरीवाल वाली बात कहूं क्या कि सब मिले हुए हैं, वहाँ के पॉलिटिशियन भी, वहाँ के मिलिट्री भी, आतंकी खिलाड़ी, सब आतंकवादी है। कुछ खुले के रूप में आतंकवादी दिखते हैं, कुछ आर्मी के ड्रेस में दिखते हैं, कुछ राजनेता के रूप में दिखते हैं। पाकिस्तान पूरा आतंकवादियों का गढ़ है, सबकी भूमिका अपनी अलग है, वहां पर बटी हुई है और ये बहुत नॉर्मल है, मतलब कोई एबनॉर्मल नहीं है वहां पर। ये पाकिस्तान में हमेशा आपको इस तरह का दृश्य देखने को मिलेगा, वो खिलाड़ी हो, अभिनेता हो, किसी बड़े सेलिब्रिटी की शादी हो, राजनेताओं की शादी हो या राजनेताओं के साथ बैठक हो, आतंकवादी वह हर जगह मौजूद रहते हैं। और यही तो पाकिस्तान का कारण हाल है कि आज जो पूरी दुनिया में एक तो आतंकवाद एक्सपोर्ट करने के रूप में जाना जाता है। जब पाकिस्तान की नियति भी है और ये पाकिस्तान की सच्चाई भी है। एक क्विक कमेंट। लेकिन वो तो आतंकवादियों के जनाजे में सेलिब्रिटीज शामिल होती हैं, तो सेलिब्रिटीज के जनाजे में आतंकवादी शामिल ना हो। और ये तो जुबान, ये शब्द तो आपने गढ़ा है ना,
आतंकवादी कहा। पाकिस्तान में तो नहीं चलता ये शब्द, उनके लिए वो आतंकवादी है ही नहीं। तभी वो कहे भी जो- नहीं है जो जो आप बेपर्दा है, पहले एक से बड़ा उससे नाम क्या था जो बेपर्दा हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा आतंकवादी कह लीजिए, दाऊद को जिनकी हम लोग चर्चा करते रहे हैं जी, वो किसके साथ उनके परिवार के किससे रिश्ते बनते हैं, तो वहां पर तो ये नियो नॉर्मल जैसा भी नहीं है, नॉर्मल ही है, क्योंकि वो उनको आतंकवादी मानते ही नहीं है। ठीक, तो हम लोग उनको आतंकवादी की तरह से देखते हैं, इसलिए हमको थोड़ा सा अजीब लग रहा है। हाँ, तो वही वाली बात है, सब मिले हुए ही हैं, तो एक ही परिवार में है तो एक परिवार के लोग तो रहेंगे ना जनाजे में। कहानी कुर्सी की में इतना ही। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब, समीर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ कहानी कुर्सी की में जुड़ने के लिए।